तो आपने देखा कि हमने जो भी चीज़ें हमें बनाना है वो सब हमने क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है ना। यानी कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स विच यू वांट्स टू ऐड ओवर द फ्रेम। तो मैंने उसके बारे में सोच लिया कि ये चीज़ हमें बनाना है। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाया, अभी बस सोचा है कि ये चीज़ हमें लेना है। ऐसे ही आप कॉपी पेन में अपना डिसाइड कर लोगे लेके कि भाई ये चीज़ हमें बनानी है ना। अब उन आइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बना लेने हैं। जैसे बटन बनाना है तो आप लिखिए B1 इज इक्वल्स टू न्यू बटन, बटन बन के रेडी। बट बटन का नाम क्या होगा, डबल कोड के अंदर उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दीजिए ऐड। तो ये उन्होंने अपने कंस्ट्रक्टर में दे रखा है कि अपने बटन का नाम आप दे दोगे, है ना, सबट्रैक्ट, ठीक है। तो जो नाम आप दे दोगे वो वहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से लेबल का ऑब्जेक्ट्स मैं बनाऊंगा, लेबल L इक्वल्स टू न्यू लेबल, तो लेबल बन के आ जाएगा। और लेबल मतलब होता है कि कोई नाम, तो मैंने लिख दिया भैया इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये लेबल बन के आ जाएगा। इंटर सेकंड नंबर और ये हमारा हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर और रिजल्ट। टेक्स्ट फील्ड बना के लाना है आपको, टेक्स्ट फील्ड दिखाना है तो लिख दीजिए TF इज इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड नाम की बनी बनाई क्लास, ये इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दीजिए साइज, मैंने दे दिया 10, मतलब इतना बड़ा साइज का आपको टेक्स्ट फील्ड दिखेगा। जितना बड़ा इसमें साइज दे दोगे उतना बड़ा विजिबल होगा। ये 10 मतलब ये ना समझ जाना कि 10 उतनी वैल्यू ले पाएगा, नहीं। तो ये आपने सबसे पहले GUI प्रोग्रामिंग के लिए एक कंटेनर क्रिएट कर लिया, कंटेनर को विजिबल कर दिया। कंटेनर बनाने के लिए हमने फ्रेम यूज करा, फ्रेम को विजिबल बना दिया, फिर उसकी साइज सेट कर दी, देन आइडेंटिफाई करा कंपोनेंट्स को जो हमें फ्रेम पे ऐड करना है। फिर हमने उन कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बना दिए। तो क्या वो फ्रेम पे दिख जाएगा? चलो देखते हैं। नहीं जी, नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उन कंपोनेंट्स को फ्रेम पे ऐड करना होता है, ठीक है ना। इन सारे कंपोनेंट्स को फ्रेम पे ऐड करना होता है, और ऐड करने से पहले हमें इसकी लेआउटिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह से वो दिखेगा, कौन सा चीज़ कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, उसकी लेआउटिंग करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, f.set लेआउट यूज करूँगा। अब आप पूछना नहीं कि क्या यूज करूँगा मैं, और इसके अंदर न्यू फ्लो लेआउट लगा दूँगा। ये मैं पढ़ाऊँगा अभी आपको, ठीक है। और उसके बाद f.add करूँगा मैं, है ना, फ्रेम पे ऐड करूँगा। मैंने लेबल को ऐड कर दिया, फिर मैंने पहले लेबल के बाद पहले टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर दिया, फिर दूसरा लेबल दूसरा टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, तीसरा लेबल तीसरा टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दिया, एंड देन बटन 1 और बटन 2 को भी ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपका जो GUI प्रोग्रामिंग है, जिस तरह से आपने कंपोनेंट ऐड करा है वो ऐड हो गया और आपकी एप्लीकेशन रेडी हो गई। अब आपको जो पूछना है इसमें पूछ सकते हैं, इसमें जो इनपुट देना है दे सकते हैं। ये लीजिए, इनपुट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्लिक करके इनपुट दीजिए, एंटर कर लीजिए। तो ये क्या है जो पूरा, ये है फ्रेम। ये उस फ्रेम की प्रॉपर्टी है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। ये जो लिखा है इंटर फर्स्ट नंबर, ये लेबल है। ये 12 जहाँ हमने एंटर किया है टेक्स्ट फील्ड है। ये बटन क्या है हमारा, ये है हमारा बटन है, सॉरी ऐड जो हमारा बटन है। तो इस तरह से चीज़ें हमारी बन गई। तो एक GUI एप्लीकेशन के बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कंटेनर बनाइए, फिर कंटेनर को विजिबल करिए। कंटेनर को बनाने के लिए आप फ्रेम प्रेफर कर लीजिए, फ्रेम को एसोसिएशन इनहेरिटेंस किसी भी तरह से बना लीजिए।
फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करिए, अच्छा फ्रेम को विजिबल और उसको साइज सेट करने के बाद आइडेंटिफाई करिए कंपोनेंट्स को जो फ्रेम पे चल लगाना है। उन आइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। देन फ्रेम का लेआउट सेट करना है, सेट लेआउट, और उसके बाद फ्रेम को ऐड कर देना है। तो सेट लेआउट को छोड़ के बाकी कुछ भी पूछ लो आप, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सेट लेआउट नहीं पूछेंगे बस आप। सर ये ऑटो एडजस्टेबल है, आप इसको वो बड़ा करिए बिल्कुल, थोड़ा। ये ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। गलत है ना? क्या चाहते हो? नहीं, आप यहाँ से पकड़ के इसको खींचिए, बड़ा करिए। खींच जाएगा, उसमें क्या है। तो गल... इसमें ये सेट नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, अपने आप हो जाता है। आप समझे नहीं? आप जब इसको जो साइज दे के ओपन करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी साइज होगी। जैसे ये तो साइज की साइज बाय डिफ़ॉल्ट है, हम्म, ये इसकी साइज बाय डिफ़ॉल्ट है। जी सर। ठीक है। अब इससे छोटा करेंगे। अगर आपको इसको छोटा करना है तो आप इसकी जो ये जो विड्थ है, ये चौड़ाई है ना, तो इसको आप 300 कर दो और हाइट भी 300 कर दो, बहुत बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, देखो एकदम परफेक्ट आ गया, सेट हो गया एकदम जैसा चाहिए। अब आप चाहोगे कि इसको कोई मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर ही ना पाए, तो एक काम कर लो आप यहाँ पे फ्रेम क्लास का एक मेथड होता है f.set रीसाइजेबल, और इसमें कर दो फॉल्स पास, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। अब इसको कोई रीसाइज नहीं कर पाएगा। लीजिए, अब आप इसको कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई रीसाइजिंग नहीं कर पाओगे, बस आपका फिट हो गया। अब यहाँ से ये भी नहीं, किनारे से भी खींच नहीं पाओगे आप, सारे ऑप्शन है आपके पास। ये हो गई आपकी GUI प्रोग्रामिंग। सर जैसे हम सर छोट मतलब जैसे अब बड़ा करते हैं तो ये मतलब इसका जो जैसे दिख रहा है वैसे नहीं दिखता है सर, ऐसा नहीं होता मतलब जैसे अब बड़ा करेंगे ऐसे ही हमें शो करे जैसा अभी शो कर रहा है। क्यों नहीं होता है? क्या नहीं हो सकता है ये बताओ। आप मुझे ये बताओ कि आप ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्यों ऐसा हो नहीं सकता है? आप सोचो, आप अपने एंड से सोचो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सर जो आप सोचोगे प्रोग्रामिंग में वो हो सकता है। सर मैं करना चाह रहा था लेकिन हुआ नहीं था, वो HTML में तो हो जाता है, इसका पता नहीं सर। क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप एक काम करो, एक पैनल बना लो, उस पैनल में सारी चीज़ें सेट कर दो, उसकी लोकेशन सेट कर दो, और वो जिस लोकेशन पे सेट कर दोगे उसी लोकेशन पे पड़ा रहेगा वो पैनल। क्यों नहीं हो जाएगा? पैनल से होगा सर? हाँ, पैनल से हो जाएगा। HTML में बॉक्स के अंदर बनाना पड़ता है। HTML के अंदर कहाँ बनाना पड़ता है? बॉक्स होता है क्या? डिव। यस सर, हाँ डिप के अंदर। तो यहाँ पे होता है हमारे पास पैनल होते हैं, हमारे पास फ्रेम होते हैं, तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं। क्यों नहीं बन सकता है भाई? बिल्कुल बन सकता है। आप ये चाह रहे हो कि ये मैं रिसाइजेबल भी करूं, ये हमारा रिसाइजेबल हो, और जैसे अभी दिख रहा है ऐसे ही बड़ा करने पे भी दिखे या छोटा करने पे भी दिखे। यस सर। तो एक चीज़ बताओ कि ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे मान लो कि इसको मैं कैसे बताऊं, मतलब वो रियल वर्ल्ड में तो ऐसा होता नहीं है ना, लेकिन बड़ा करोगे तो ये इधर उधर भागेगा नहीं, बट हाँ ये छोटा सा इतना बड़ा यहीं पे ऐसे दिखेगा, यही चाहते हो ना? तो इसको एक पैनल में बना के यहाँ लोकेशन सेट कर दो, है ना। लेकिन जब जो कोडिंग करोगे, अब इसके अंदर ऐसी कोडिंग है कि भैया ये भागेगा तो उसी तरह से ये भागेगा। अभी वो आगे आपको पैनल भी यूज करना सिखा दूंगा कि पैनल कैसे यूज करेंगे। अभी तक बताइए कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या, कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। सर गेट लोकेशन से किसका लोकेशन गेट कर रहे हैं? वो फ्रेम का लोकेशन गेट कर रहा है कि कहाँ पे है वो, किस मतलब
एक्स और वाई एक्सिस पे है, किस एक्स एक्सिस और किस वाई एक्सिस पे है वो फ्रेम का लोकेशन गेट करके ले आ रहा है। और सर ये पूरी स्क्रीन का साइज कितना होता है? स्क्रीन का साइज तो मुझे नहीं पता भैया कितना होता है। अगर बिल्कुल सेंटर में लाना है तब? बिल्कुल सेंटर में लाना है तो ये लोकेशन सेट करते जाओ, अपने आप सेंटर में आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसकी लोकेशन की वैल्यू एक्स और वाई पोजीशन के जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको बढ़ाओगे घटाओगे तो पता नहीं चल जाएगा कितने सेंटर पे आएगा। तुम कल लेके आना, कल मुझे दिखाना, तुम्हारा ही काम होगा ये। नहीं, ये पता चल जाता था HTML में। सर मैं कह रहा था कि वो HTML में हो जाता था, वो सेंटर कर देते थे तो सेंटर हो जाता था। ये अच्छा, जो वो सब जो बोल रहे हो वो सब भी तुम्हें आएगा ऑप्शन, तुम चिंता भी ना करो। तुम अगर देखो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे ही है। अगर तुम्हें एप्लीकेशन को दिखाऊं मैं तो तुम उधर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये सेंटर पे ही है। देखो तुम, है कि नहीं? देखो सेंटर पे है या नहीं, पहले ये बताओ। नहीं सर, ये नहीं, अंदर का नहीं, एप्लीकेशन के बाहर की बात कर। एप्लीकेशन जैसे अच्छा, वो फ्रेम को भी सेंटर पे लाना है तो फ्रेम की भी प्रॉपर्टी हो सकती है सेंटर पे लाने के लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे ही है। हमें देखना पड़ेगा कि जब हम फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फ्रेम के मतलब हमारे पास कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो फ्रेम पे कुछ स्टैटिक कांस्टेंट लेता हो। ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, नॉर्मल, सेंटर, हॉरिजॉन्टल, ये है CE, ये देखो सेंट्रल अलाइनमेंट। तो सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर ये रिसीव कर रहा है, नहीं रिसीव कर रहा है, ये कोई और तरीका है जो इसमें मतलब हमें पास करना पड़ेगा, उससे पॉसिबल हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टर ये रिसीव नहीं करता है। मतलब ये सेट लोकेशन से भी कर सकते हैं, और अगर हम f डॉट सेट लोकेशन या बड़ा टाइम, ये एक काम करते हैं, सेट लोकेशन में ही वो पैरामीटर पास कर सकते हैं। यार नेट कर लेंगे भाई, गूगल कर लेंगे, मिल जाएगा, उसमें क्या है। सर वो जे फ्रेम क्लास में तो वो वाला मेथड होता है, सेट लोकेशन रिलेटेड टू नल कर देते हैं तो उस सेंटर से खुल जाता है। हाँ, तो AWT उतना हम यूज़ करते नहीं, इसलिए हम फ्रेम डॉट सेंटर अलाइनमेंट, ये ले रहा है सेट लोकेशन? नहीं ले रहा है। सेट लोकेशन बाय प्लेटफॉर्म, और इसमें नेट ही नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आपको बताता। चलो मैं देख लूँगा, इसे समझा दूँगा आपको क्या है। वैसे अगर आपको लेना है तो आपको सेंटर में ले आना है। तो ये कहाँ चल रहा है? यहाँ चल रहा है ना सिस्टम में। तो y की पोजीशन बढ़ाओ, ये y की पोजीशन बढ़ाओगे तो यहाँ आता चला जाएगा। ये x का पोजीशन है, ये y का पोजीशन है। तो y का पोजीशन ये 200 है, तो इसको कर दो 600, तो 600 करोगे तो एकदम सेंटर में आ जाएगा ये। अच्छा, ये y चला गया, x की पोजीशन बढ़ाना था। एक मिनट। तो सर डिस्प्ले के हिसाब से होता होगा, ये 200 और ये 600, 1200 होता है ये, शायद पिक्सल में लेता है, क्या लेता है देखो, सेंटर में आया। ये 1200 से ज़्यादा होता है। 1200 ही, हाँ वही होता है। 650 कर देते हैं, ये लो 650 करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये भी देखो सेंटर में दिख रहा है कि कहीं और दिख रहा है? ये सेंटर में दिख रहा है दोनों साइड में? नहीं, सेंटर में नहीं दिख रहा है। वो तो हम एक वो लगा रहे हैं, बट नो डाउट अब वो तो सिस्टम टू सिस्टम वेरी हो जाएगा ना, किसी का x पोजीशन और y पोजीशन दिक्कत हो जाएगा फिर। ये तो इसमें इस सिस्टम में ऐसा है, कहीं कुछ और हो जाएगा। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 700 कर दिया। अब देखो 1400 होगा, 1400, ठीक है। अब तो ये सेंटर में मुझे तो दिख रहा है भाई। और बताओ और क्या करना है? x पोजीशन y पोजीशन पे तो खेलना पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा काम। और अलग से भी मेथड्स हमारे पास होंगे, ज़रूर होंगे, खोजोगे तो भगवान भी मिलेंगे, समझ रहे हो ना। अगर खोजोगे तो हर काम के लिए हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं, ज़रूर हो जाएगा। अगर आपका नेट चल रहा हो तो आप सर्च कर लो कि भैया AWT में ये फ्रेम ऐसे कैसे दिखाना है सेंटर में,
वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम AWT में ये सारा काम ना करके आगे हम स्विंग में भी यही सारा काम करेंगे, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बात आ जाती है भैया कि एक GUI एप्लीकेशन तो इस तरह से हमारी बन जाती है, बट GUI एप्लीकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट, कि कंपोनेंट्स कैसे अरेंज करा जाए। ठीक है, तो एक GUI एप्लीकेशन में कंपोनेंट्स को अरेंज करने के लिए दो तरीके होते हैं AWT में। एक होता है भाई हमारे पास सेट बाउंड्स करके मेथड होता है। तो अगर मैं ये सेट लेआउट वाला जो लाइन है इसको कमेंट कर दूं और उस केस में सेट और इस प्रोग्राम को चलाऊं, तो आप देखोगे कि आपकी GUI पूरी बिगड़ जाएगी। आप ये देख रहे हो कि आपका ये पूरा बटन ही फ्रेम पे दिख रहा है ना, सब बेकार हो गया ना। एक बड़ा सा बटन बस फ्रेम पे दिख रहा है एक लाइन का कमेंट करने से। तो इसका मतलब ये सेट लेआउट में बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि जान है। अगर मैं इस सेट लेआउट में पास कर दूं नल, तो अब कुछ भी नहीं दिखेगा। लो भैया, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। पहले तो एक बटन दिखता भी था, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कुछ ना कुछ तो होता है कहानी कंपोनेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो AWT में कंपोनेंट्स को अरेंज करने के लिए, मतलब कंपोनेंट को दिखाने के लिए सही तरीके से, दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सेट बाउंड्स नाम का मेथड, और एक होता है लेआउट मैनेजर नाम का इंटरफेस। तो ये दो तरीके होते हैं कंपोनेंट्स को अरेंज करने के लिए। सेट बाउंड्स मेथड हम डायरेक्टली चला सकते हैं अपने किसी भी कंपोनेंट पे, लेकिन सेट बाउंड्स चलाने से पहले आप लेआउट को नल कर दीजिएगा ज़रूर। और अब आप यहाँ पे करिए f.set बाउंड्स। सेट बाउंड्स जो मेथड होता है इसमें हम बाउंड्री सेट करते हैं। इसमें 4 पैरामीटर जाता है, कंपोनेंट का x पोजीशन, फिर उसका y पोजीशन, फिर उसकी विड्थ और फिर उसकी हाइट। तो मैंने इसका x पोजीशन दे दिया 100, y पोजीशन भी दे दिया हमने 100 और विड्थ भी दे दिया हमने 100। कुछ ना कुछ तो मैं लेके चलूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लेके चल दिया ये लीजिए। तो ये मैंने F पे नहीं किया, F पे नहीं करना, मुझे लेबल पे करना है, लेबल डॉट सेट बाउंड्स। ठीक है, तो मैंने लेबल डॉट सेट बाउंड्स लेबल डॉट सेट बाउंड्स मैंने यहाँ पे चला दिया, लेबल 1 डॉट सेट बाउंड्स। ठीक है, और एप्लीकेशन को रन कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ गया है ना, एक कंपोनेंट यहाँ पे दिख गया। इसका मैं कलर सेट कर दूँ तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। लेबल 1 डॉट सेट बैकग्राउंड, और इसका मैंने कलर डॉट श्यान कर दिया, समझ रहे हो। तो आपको ये दिखेगा कि ये कितना बड़ा आ रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा आ रहा है, यानी कि हाइट थोड़ा ज़्यादा इसका बड़ा है। ये विड्थ और ये हाइट है। हाइट इसको हम छोटा कर सकते हैं, यहाँ 50 कर देंगे तो देखो हाइट इसका थोड़ा कम हो जाएगा एकदम, है ना। देखो इतना हो गया ना, काम भर के हमारा हो गया। और बल्कि 30 कर दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 30 कर दो, ठीक है। हाइट 30 हो गई, लेकिन विड्थ जो है थोड़ा सा और बड़ा चाहिए था मुझे, यानी कि ये 100 है ना, तो 110 चलेगा। तो आप देखिए जो विड्थ है, चौड़ाई थोड़ा और आगे भाग रहा है ना, नहीं अभी और चाहिए, 20 चाहिए कम से। तो भाई इस तरह से इस पर काम करना पड़ता है। तो ये देखिए थोड़ा सा विड्थ इसका इंटर फर्स्ट नंबर पूरा आ गया। और एक्स और वाई पोजीशन, ये एक्स पोजीशन है, ये वाई पोजीशन है। एक्स पोजीशन को घटाओगे तो और पीछे भागेगा ये, तो मैं इसको कर देता हूँ 50। तो आप देखोगे एकदम किनारे आ गया ये, है ना, और किनारे आ गया। और किनारे लाना है तो 40 कर दो, 30 कर दो, तो बिल्कुल ये और किनारे आ जाएगा, है ना। और y की वैल्यू और कम करोगे तो और ऊपर भागेगा ये, कम करने पे ऊपर भागेगा, ज़्यादा करने पे नीचे भागेगा। 40 कर दो, ये देखो, देख रहे हो आप लोग। अच्छा, तो इस तरह से हम सेट बाउंड्री कर सकते हैं, कंपोनेंट्स का बाउंड्री सेट कर सकते हैं।
अब तो ये हो गया पहले लेबल की बाउंड्री। अब इसी तरह से मुझे दूसरे, अब इस लेबल के सामने मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो मैंने क्या करा, TF1 डॉट। अब मुझे आप बताओ इसका क्या वो हो सकता है जुगाड़। मुझे इसके जस्ट सामने टेक्स्ट फील्ड चाहिए, इसके जस्ट सामने ही टेक्स्ट फील्ड चाहिए। कैसे करूँगा, किस चीज़ में चेंज मारूँ कि हमारा काम बन जाए, एक्स में या वाई में? बोलो भाई। सर एक्स में। एक्स में चेंज मार दें, तो यहाँ क्या लिख दें, एक्स में क्या कर दें, यहाँ 30 के जगह पे 130 दे दें। बोलो। नहीं नहीं सर, वो 120 तो हमने उसके वो दिए ना, विड दी है, तो 120 और प्लस 30, इसको प्लस करके 20 एक्स्ट्रा दे देंगे, तो 160 लग। 160। यस सर। एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे हम कितना सेट कर दें भाई, 160 सेट कर देते हैं, ठीक है। और इसको रन कर देते हैं। ये देखिए भाई, तो अमित आपने ये कैसे निकाला, क्या किया आपने, क्यों 160 बोला? क्योंकि सर वो हमने 30, वो जो L1 डॉट सेट बाउंड करा था वो हमने 30 एक्स से लिया था, और हाँ। जो हमने वो उसकी विड, जो उसकी लेवल का जो विड थे, मतलब जो उसकी लंबाई थी वो 120 ली थी, तो इन दोनों को ऐड करके 10 एक्स्ट्रा बताया। अच्छा, सब लोगों को समझ में आ रहा है भाई? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो लेवल का जो हमने वो लिया था, हाई क्या नाम है, विड्थ, वो था हमारा 120, और उसमें हमने क्या जोड़ा है? हाँ जी, सर उसमें 30 जोड़ दिया, जो एक्स से हमने लिया था वो उसमें 30 जोड़ा। ठीक है। तो उसमें 10 एक्स्ट्रा ले लिया, तो बीच में यहाँ गैप आ गया है। यस ये सर। गैप और बढ़ाना है तो नंबर और ज़्यादा कर देंगे, तो गैप बढ़ जाएगा। यस सर। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके इसको सेट करना सही रहता होगा, मतलब कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बाकी टाइम आप लगाइएगा, हम क्या लगाएं। सर वो वैसे जैसे मटेरियल या बूट स्ट्रैप जैसे वो नहीं होता इनका फ्रेमवर्क में। हाँ ठीक है। तो ये सेट बाउंड्स एक तरीका है जिसमें हम बाउंड्री सेट करते हैं, और जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे सेट बाउंड्स करोगे ना, उसी का बाउंड्री सेट होगा, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं सेट बाउंड्स वाले तरीके में हमें हर कंपोनेंट्स के साथ एक एक करके सेट बाउंड्स ऐसे चलाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? इससे क्या दिक्कत होगी कि टाइम ज़्यादा लगेगा, 4 कंपोनेंट है, समझ में आ रहा है, हज़ारों होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना ऐसा कोई तरीका हो जो ऑटोमेटिक अपने आप अरेंज कर दे कंपोनेंट को, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास लेआउट मैनेजर नाम का इंटरफेस होता है। तो सेट बाउंड्स अगर आपको चलाना है तो 2 मैंने सिखा दिया, बाकी आप चलाइएगा, लेकिन उस केस में लेआउट को नल जरूर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट जावा के अंदर चलती है बॉर्डर लेआउट, और बॉर्डर लेआउट को मैंने नल कर दिया, मैंने हटा दिया, और फिर सेट बाउंड चलाएंगे आप, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि हमारे पास जो दूसरा तरीका है, मैंने कि लेआउट मैनेजर के थ्रू भी हम कंपोनेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। आपने कहा लेआउट मैनेजर क्या है, तो लेआउट मैनेजर एक इंटरफेस है। लेआउट मैनेजर इज एन इंटरफेस जो कि अगेन java.awt पैकेज के अंदर ही है। लेआउट मैनेजर, और लेआउट मैनेजर इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, और इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस जो है वो है बॉर्डर लेआउट, कार्ड लेआउट, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो हमें इनको यूज करना है। तो लेआउट मैनेजर एक इंटरफेस है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस एक नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मे बी मैं आपको, मेरा जो कोर वाला फोल्डर है ना,
उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा जावा, कोर जावा, AWT के प्रोग्राम भी मिल जाएंगे, है ना। और बहुत कुछ यहाँ पे देखिए, ये हमारी इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ लेआउट मैनेजर, इतने सारी क्लासेस हैं। कुछ तो यहाँ हैं, कुछ जो दिख रहे हैं वो यहाँ है, कुछ स्विंग पैकेज के अंदर पड़े हुए। तो लेआउट मैनेजर इज एन इंटरफेस whose one object is responsible to arrange the component as per the requirement. Its implementation is providing by different classes accordingly. Flow layout, border layout, grid layout, card layout, grid bag layout, box layout, group layout, scroll pane layout, spring layout. They are all the implementing classes of the layout manager. ठीक है। अब अगर आप बात करो आपके सेट लेआउट मेथड की, ये ना हमारा एफ डॉट सेट लेआउट, यानी कि ये जो सेट लेआउट मेथड है, इसमें देखिए पैरामीटर किस टाइप का जा रहा है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ दिस सेट लेआउट मेथड? बोलो भाई, क्या पैरामीटर रिसीव कर रहा है ये सेट लेआउट मैनेजर। और लेआउट मैनेजर क्या है? लेआउट मैनेजर सर इंटरफेस है। अभी बताया नहीं, इंटरफेस। तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो फिर इसमें क्या पैरामीटर जाएगा, क्या आर्गुमेंट जाएगा? सर जिसमें वो होगा इम्प्लीमेंट होगा उसका ऑब्जेक्ट जाएगा। ये बोलो सर, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जाएगा। हाँ, सर उल्टा बोल दिया। इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस कौन कौन से हैं? इम्प्लीमेंटिंग लेआउट मैनेजर की, हाँ, लेआउट मैनेजर की इम्प्लीमेंटिंग क्लास कौन से हैं अमित? सर बॉर्डर लेआउट है, ग्रिड लेआउट है और फ्लो लेआउट और है है सर। वेरी गुड। तो दे आर द इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। क्या आवाज बहुत दूर से आ रही है? बिल्कुल सही बात है, दे आर द इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस ऑफ द लेआउट मैनेजर। तो मतलब मैं यहाँ पे लेआउट मैनेजर की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर सकता हूँ। सही है? बोलो भाई अमित। हाँ जी, यस सर। तो अब आप डिपेंड करता है कि कौन सा लेआउट यूज करना चाहते हो। फ्लो लेआउट यूज करोगे तो फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट डालोगे, बॉर्डर यूज करोगे तो बॉर्डर लेआउट यूज का ऑब्जेक्ट डालोगे। मतलब लेआउट मैनेजर एक इंटरफेस है, उसकी इतनी सारी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस हैं और उन क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स बना के इसके अंदर हम डाल देंगे जब, तो अपने आप कंपोनेंट उस हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। अपने आप कंपोनेंट उस हिसाब से अरेंज हो जाएंगे, आपको अलग से अरेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ रहे हो? यस सर। तो हमारी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस बहुत सारे हैं, किसी भी क्लासेस का ऑब्जेक्ट उठा के डालिए और अपने हिसाब से उसे अरेंज कर लीजिए। बट आपको उन क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे फ्लो लेआउट है, फ्लो लेआउट कंपोनेंट को किस तरह से अरेंज करता है ज़रा देखिए, ये खुद ही बता रहा है। यहीं से पढ़ना और कहीं से नहीं पढ़ना है। फ्लो लेआउट एक ऐसा क्लास है जो कहता है कि एक डायरेक्शनल फ्लो में कंपोनेंट को अरेंज करता है। यानी कि फ्लो लेआउट इज वर्क लाइक दिस, इस तरह से काम करता है। जैसे एक डायरेक्शनल फ्लो में एक के बाद एक, जैसे ये फ्लो लेआउट है सर, ये हमारा बॉर्डर है। इस बॉर्डर के अंदर मान लो ये पहला कंपोनेंट आ गया, ठीक, फिर ये अगला कंपोनेंट आ गया, फिर ये अगला कंपोनेंट आ गया, एक के बाद एक, इसे बोलते हैं व्हाट? फ्लो लेआउट। तो फ्लो लेआउट एक क्लास है, इम्प्लीमेंटिंग क्लास है लेआउट मैनेजर का, जो कहता है कि मैं कंपोनेंट्स को अरेंज करता हूँ एक डायरेक्शनल फ्लो में, एक के बाद एक, ठीक है ना। और जैसे आगे लाइन खत्म हो गई फिर मैं नीचे से शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक गैप होगा, कंपोनेंट के बीच में एक सिमेट्रिक गैप होगा, ये याद रखे। सिमेट्रिक गैप समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ तक के जो गैप को, इसे हम क्या बोलेंगे, कौन सी लाइन बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चल सर हॉरिजॉन्टल। और अगर यहाँ से यहाँ लाइन खींच रहे हैं इसे क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल। तो इस वाले गैप को हम बोलेंगे एच गैप, ठीक है ना।
और इस वाले गैप को हम बोलेंगे वी गैप, और ये सिमेट्रिक गैप होता है कंपोनेंट्स के बीच में, वी गैप। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि फ्लो लेआउट इज द क्लास, इट इज द इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ द लेआउट मैनेजर। इस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है कंपोनेंट्स को एक डायरेक्शनल फ्लो में अरेंज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम विद अ सिमेट्रिक एच एंड वी गैप दैट इज बाय डिफॉल्ट 5 यूनिट। 5 पिक्सल होता है, ये 5 यूनिट होता है। ये देखिए, ए फ्लो लेआउट इज अरेंज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शनल फ्लो मच लाइक दिस। और इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये क्या करता है? बाय डिफॉल्ट कितने यूनिट करता है, कितना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप रखता है? 5 यूनिट का। इसका दूसरा कंस्ट्रक्टर हमसे अलाइनमेंट भी मांगता है, और तीसरा अलाइनमेंट के साथ साथ एच गैप और वी गैप दोनों मांगता है। बस हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। हम अगर लेआउट मैनेजर का यूज करके करेंगे तो हमें किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने फ्लो लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, समझे? और फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बना के इज इक्वल्स टू न्यू फ्लो लेआउट, और फ्लो लेआउट का डिफ़ॉल्ट कंसिडर यूज करा हमने एफ डॉट सेट लेआउट के अंदर फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट डाल दिया। तो अपने आप कंपोनेंट्स किस तरह से अरेंज हो गए? एक डायरेक्शनल फ्लो में, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से। देखो ये है फ्लो लेआउट, ये पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर इस तरह से। क्योंकि ये जब छोटा हो जा रहा है तो इस तरह से वो दिख जा रहा है, बट है एक डायरेक्शनल फ्लो में, एक के बाद एक के बाद एक। जिस तरह से कंपोनेंट ऐड हुए हैं, ये ऐड के ऊपर डिपेंड। जैसे मैंने पहला लेवल ऐड करा तो पहला लेवल दिख रहा है, उसके बाद दूसरा टेक्स्ट फील्ड ऐड किया तो दूसरा दिख रहा है, फिर पहला लेबल पहला टेक्स्ट फील्ड, दूसरा लेबल दूसरा टेक्स्ट फील्ड, तीसरा लेबल तीसरा टेक्स्ट फील्ड, फिर बटन और बटन 2। तो जिस तरह से आपने उसको ऐड किया है बिल्कुल इसी तरह से दिख रहा है। ऐड आप उल्टा कर दो, आप ऐड इस तरह से कर दो, तो जिस तरह से ऐड करोगे उस तरह से कंपोनेंट दिखने लगेंगे। समझ में आया या नहीं आया? और इसका बाय डिफॉल्ट साइज कितना था, कितना यूनिट था? 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 पिक्सल का गैप होता है। वो गैप आप खुद मैन्युअली बढ़ा सकते हो, यानी कि आप फ्लो लेआउट का दूसरा कंसिडर यूज कर सकते हो जिसमें एच गैप और वी गैप आप मैन्युअली खुद दे सकते हो। एच गैप आपने दे दिया 400 तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 40 और 40 है ना, सर 40 बस, वेरी सॉरी। एच कौन सा कंसिडर था? इंट अलाइनमेंट और एच गैप और वी गैप, यानी कि अलाइनमेंट के साथ साथ एच गैप वी गैप दे सकते हो। तो पहले आपको अलाइनमेंट दे दीजिए। अलाइनमेंट के लिए होता है फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट। अगर मैं फ्लो लेआउट का लेफ्ट लिख दूंगा तो ये पूरा आपका लेफ्ट में पहुंच जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसको रन करता हूँ, आप ज़रा देखिएगा और इसको बड़ा करके देखिए। ये देखिए सारे कंपोनेंट कहाँ चले गए? लेफ्ट में चले गए। ऐसे ही लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, जो भी होता है वो आप देख सकते हो। अब इसको सेंटर में भी भेज सकते हो, आपकी इच्छा। तो यानी कि ये 2 कंसेप्टर हो गए। मैं सारे कंसेप्टर आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये हो गया हमारा एक तीसरा कंसेप्टर जिसमें मैं सेंटर में लिखूँगा और सेंटर के साथ साथ एच गैप और वी गैप भी दे देता हूँ। तो आप खुद ही देख सकते हो कि ये कंपोनेंट्स कितने दूर दूर हो गए, इनके बीच में गैप कितना दूर दूर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा लेआउट आपने पढ़ लिया? फ्लो लेआउट पढ़ लिया। ठीक है, तो फ्लो लेआउट में कंपोनेंट किस तरह से जाते हैं? एक डायरेक्शनल फ्लो में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। बाय डिफ़ॉल्ट 5 यूनिट का गैप होता है, एच और वी गैप, जिसको आप अपने हिसाब से दे सकते हो। और फ्लो लेआउट इस तरह से वर्क करेगा। आपने कहा नहीं जी मैं फ्लो लेआउट नहीं यूज करना चाहता हूँ, कोई और, तो आप लेआउट मैनेजर की इम्प्लीमेंटिंग किसी भी क्लास को, चाहे बॉर्डर है, फ्लो है, ग्रिड है, किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे मुझे ग्रिड लेआउट यूज करना है तो मैं कल को यहाँ पे फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट कमेंट करके ग्रिड लेआउट का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ग्रिड लेआउट कैसे कंपोनेंट को अरेंज करता है? ग्रिड लेआउट कंपोनेंट को अरेंज करता है एक रेक्टेंगुलर ग्रिड में। रेक्टेंगुलर ग्रिड में क्या होता है? रो और कॉलम होता है। तो मैंने दे दिया भैया 3×3, यानी कि 3 रो एंड 3 कॉलम। ये कंपोनेंट अपने आप 3 रो और 3 कॉलम में अरेंज हो जाएगा। इस तरह से 3 रो एंड 3 कॉलम में अरेंज हो जाएगा।
समझ में आई बात? आगे भी और बताता हूँ, लेकिन अभी बताइए क्या पूछ रहा था, कोई पूछ रहा था, पूछिए। सर मैं वो कह आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, अब बताइए। हाँ मैं कह रहा था कि टॉप लेफ्ट टॉप बॉटम और ये सब भी होता होगा उसमें। जो इसके पास वेरिएबल्स हैं, जो इसके कांस्टेंट हैं, वही हो सकता है। समझ रहे हो? आप जब इसको चलाओगे तो आप ये देखोगे इसके पास लीडिंग, ट्रेलिंग, जो भी है, डॉट करके अगर लिखोगे तो आपको ये पूरा खानदान आएगा। बस यही हो सकता है, ये स्टैटिक कांस्टेंट। अलाइनमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट यही अलाइनमेंट होता है। ठीक है, और बताइए। ठीक है सर। तो ये आपने दो कंसिडर यूज करा, आपने फ्लो लेआउट यूज कर लिया, आपने ग्रिड लेआउट यूज कर लिया। तो फ्लो लेआउट डायरेक्शनल फ्लो में कंपोनेंट को डालता है, ग्रिड लेआउट एक ग्रिड में, रेक्टेंगुलर ग्रिड में। ठीक है, और बॉर्डर लेआउट क्या कहता है? बॉर्डर लेआउट कंपोनेंट को 5 डायरेक्शन में ले जाता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंटर। ये देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारा चीज़ मैं कहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ आपको? यहाँ से पढ़ के। ये देखिए, ये मैंने अभी कौन सा लेआउट यूज करा? ये मैंने कौन सा लेआउट यूज करा है? अभी मैंने यूज करा है आपका फ्लो लेआउट। अब फ्लो भी है, बॉर्डर भी है, ग्रिड भी है, कोई भी है। ग्रिड लेआउट यहाँ से पढ़ सकते हो, बॉर्डर लेआउट पढ़ सकते हो, है ना? तो मैं बॉर्डर लेआउट कंपोनेंट को कितने डायरेक्शन में ले जाता है? देखिए, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, सेंटर। समझ रहे हो ना? तो किस तरह से मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बना लिया? अब बॉर्डर, FL इज इक्वल्स टू न्यू बॉर्डर। ठीक है, समझ रहे हो? मैंने FL वेरिएबल रखा कि ताकि वही वेरिएबल हर जगह यूज हो जाए। ठीक है, बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर लेआउट होता है। बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने बॉर्डर लेआउट। अच्छा, बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट बना लिया, FL वेरिएबल लिख दिया। बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है। अब आप एक काम करिए। अब आप जब आप कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे थे ऐसे, तो ऐसे नहीं ऐड करेंगे। ऐड करते टाइम पे ही आप बताएंगे कैसे, क्या बताएंगे? आप यहाँ लिखेंगे बॉर्डर लेआउट, कॉमा बॉर्डर लेआउट डॉट ईस्ट, तो ये कंपोनेंट ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर बॉर्डर लेआउट डॉट वेस्ट, तो ये कंपोनेंट वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी है ना? तो इस तरह से कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में भेज सकते हो आप। देखो अभी, ये देखो, ये चला गया ईस्ट में, एक चला गया वेस्ट में, है ना? इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास टोटल डायरेक्शन कितने हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर, 5। इसका मतलब ये हो गया कि हम बॉर्डर लेआउट का यूज करके 5 डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को भेज सकते हैं। तो ये इसका हो गया ड्रॉबैक। अगर मेरे पास 50 कंपोनेंट होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और एक डायरेक्शन में एक ही कंपोनेंट जाएगा, एक डायरेक्शन में एक कंपोनेंट चला गया, दूसरा भेजोगे तो ओवरराइड हो जाएगा। तो इसका क्या सलूशन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो पैनल के थ्रू मतलब कर सकते हैं इसको, पैनल बना के पैनल को भेज देंगे, काम हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ इतना प्रैक्टिस कर लीजिए आप, है ना? इतना आपके लिए काफ़ी है क्या? जी सर। तो इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी आपको मैं बताता हूँ।